सुसंस्कृतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हमारी चल रही थी यूपी टीजीटी वाली क्लास। कौन सी चल रही थी? यूपी टीजीटी। यूपी टीजीटी संस्कृत। और संस्कृत में भी हम व्याकरण में सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी सूत्र अध्ययन चल रहा है, ठीक है। तो निष्ठा संज्ञा हम पढ़ चुके थे, कत और कतवतु वाली, और तरप तमो वाली घ संज्ञा भी हमने कर ली। आज करेंगे हम सत संज्ञा। सत संज्ञा ये प्रत्यय वाली संज्ञा है। प्रत्यय में तरप तमो प्रत्यय है, कत और कतवतु भी प्रत्यय है। कत कतवतु की निष्ठा संज्ञा होती है और तरप और तमपव की घ संज्ञा होती है। दो प्रत्यय और हैं, सर्त्री और सानच। सर्त्री और सानच जो प्रत्यय हैं उनकी होती है सत संज्ञा। सूत्र है हमारा तौ सत। तौ सत करता क्या है? सत संज्ञा। क्या करता है? सत संज्ञा। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए। 2 वीडियो बन चुकी हैं हमारी इससे पहले, ये हमारी तीसरी वीडियो है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जो भी टीजीटी से संबंधित वीडियो डालूं, वैसे मेरी व्याकरण वाली क्लास चलती है जो टीजीटी में भी काम आएगी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक होगी। आपको मेरी सारी वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, टीजीटी में हम कर रहे थे संज्ञा सूत्रों का अध्ययन। अब देख लेते हैं अगला सूत्र है हमारा तौ सत। तौ सत क्या करता है? सत संज्ञा करता है। किस किस की करता है? सर्त्री एक प्रत्यय है और दूसरा है सानच। दूसरा प्रत्यय कौन सा है? सानच। इन 2 प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सत संज्ञा किसकी होती है, तो प्रत्ययों की होती है। और किस प्रत्यय की होती है? सर्त्री और सानच की। सर्त्री और सानच की होती है सर्त्री। अब ये जो शय है, शय में से जब हम ए निकालेंगे तो शय हमारा कैसा बचेगा? हलन। और यहाँ क्या है? त। ता में से जब हम रीरी निकालेंगे तो त भी हमारा हलंत बचेगा। जब हमने शर्त्री को तोड़कर लिखा तो ऐसे लिखा गया। अब इसकी लश्वक तद्धिते से इत संज्ञा और इसकी भी बचा क्या हमारा? अत। अब शर्त्री प्रत्यय में क्या शेष बचता है? अत। शर्त्री प्रत्यय में अत शेष रहता है। शेष रहता है हमारा अत। इसके शर्त्री के जो रूप चलेंगे वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग रूप चलेंगे। जैसे पठ धातु में हम शर्त्री जोड़ें, पठ धातु है, और ये जो हमारा शर्त्री प्रत्यय है ये किस में जुड़ता है? परस्मयी। परस्मयी पदी धातुओं से। कैसी धातुओं से जुड़ता है? परस्मयी पदी। परस्मयी पदी धातु से। शर्त्री प्रत्यय को जब हम जोड़ेंगे तो हम परस्मयी पद वाली धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, परस्मयी पदी और आत्मनेपदी। परस्मयी पदी के रूप चलते हैं हमारे पट्टी पट्टक पठंती वाले, वो हमारी परस्मयी पदी धातु हैं। और जब हम जैसे याच धातु है, याच धातु आत्मनेपदी धातु। कुछ धातु उभयपदी होती हैं, जैसे जिनके रूप परस्मयी पदी और आत्मनेपदी दोनों में चलते हैं। कुछ धातु केवल परस्मयी पदी होती हैं और कुछ धातु केवल आत्मनेपदी होती हैं।
जैसे याच धातु है, याच धातु का आत्मनेय रूप बनेगा याचते, याचेते, याचन्ते। ठीक है, ये रूप चलते हैं हमारे आत्मनेपदी में। तो जब हम पठ में शर्त्री जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? शर्त्री प्रत्यय हमने जोड़ा तो क्या बना? रूप हमारा बना पठन। ये धातु से जुड़ता है। जब हमने धातु पठ धातु ली और पठ धातु में हमने शर्त्री प्रत्यय जोड़ा, शर्त्री का क्या शेष बचता है? अच शेष बचता है। पुल्लिंग में क्या बना? पठन। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठन्ति। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? पठत। पठत। ठीक हो गया। पठन, पठन्ति, पठत, ये हमारे जो रूप बने हैं तीनों लिंगों में बने हैं। ठीक है, पठन भी ठीक है, पठन्ति भी ठीक है और पठत भी ठीक है। ये हमारा तीनों लिंगों में बना है। चलिए, पठ धातु से जब हमने शर्त्री प्रत्यय लगाया और शर्त्री का हमारा अत शेष बचा तो पुल्लिंग में क्या रूप बना हमारा? पठन। पुल्लिंग रूप हमारा पठन हो गया और ये हमारा स्त्रीलिंग रूप बना और ये हमारा नपुंसक लिंग रूप बन गया। तो शर्त्री हमारा कंप्लीट हो गया। शर्त्री जो संज्ञा, शर्त्री और सानच की जो संज्ञा होगी वो होगी सत संज्ञा। सत संज्ञा में पहले हमने शर्त्री प्रत्यय देखा, ये दो प्रत्यय हैं। सत संज्ञा दो प्रत्ययों की होती है, शर्त्री और सानच की। तो शर्त्री का हमारा अत शेष बचता है। स की लश्वक तद्धिते से इत संज्ञा हो गई और री की भी एक सूत्र से इत संज्ञा हो गई। बचा हमारा अत। अत शेष बचता है और शर्त्री प्रत्यय लगता है परस्मयी पदी धातुओं से। रूप क्या बनते हैं इसके? तीन रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीनों लिंगों में इसके हम रूप चलाते हैं। जैसे हमने पठ धातु से शर्त्री प्रत्यय जोड़ा तो हमारा बना पठन, पठन्ति, पठत। अगर हम रूप जोड़ते हैं गम धातु में तो गम धातु में शर्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनेगा गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया शर्त्री का। अब एक और बात नोट डाउन करिए आप कि ये जो प्रत्यय हैं ये होते हैं वर्तमान कालिक। कैसा है? वर्तमान कालिक। ये दोनों प्रत्यय हैं वर्तमान कालिक। ये बताते क्या हैं? अब कोई पुरुष पढ़ रहा है, अगर हम पठन लगाएंगे तो आ जाएगा पढ़ता हुआ। ये कार्य की, वर्तमान काल में कार्य की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जब हम इन प्रत्ययों को लगाकर किसी धातु में प्रत्यय लगाते हैं और क्रिया बनाते हैं तब वो हमारा वर्तमान कालिक प्रत्यय में, वर्तमान काल में जब लगता है तो निरंतरता दिखाता है, किसी भी कार्य की निरंतरता। इतनी छोटी छोटी बात आपको कोई नहीं समझाएगा। मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, हर पॉइंट को यहाँ लेकर आई हूँ। इसका मतलब हुआ पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ, पढ़ रहा है तो वर्तमान काल है, निरंतरता बताई जा रही है तो मतलब पढ़ रहा है यानी पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई। नपुंसक लिंग में पढ़ता हुआ या किसी भी पुस्तक
पढ़ता हुआ, तो पुस्तक हमारी क्या हो गई? नपुंसक लिंग। जब नपुंसक लिंग में आएगा तो इसका मतलब होगा कार्य की निरंतरता, मतलब जाता हुआ। अगर हम पुल्लिंग में गम क्षत्री प्रत्यय से गम धातु लगाएंगे तो रूप बनेगा हमारा गच्छन। गच्छन का मतलब होगा वर्तमान कालिक निरंतरता के अर्थ में हम जब क्षत्री प्रत्यय लगाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा हमारा जाता हुआ, जाती हुई। ठीक है, तो क्षत्री प्रत्यय आपको समझ आ गया है। अब मैं आपको सानच के विषय में बता देती हूँ। ठीक है, चलिए। अब है हमारा शानच। सानच। अब सानच का श और च दोनों इत संज्ञक वर्ण हैं। बचा क्या बीच में? आन। तो शानच का क्या शेष बचता है? आन। यही आन जब हम कुछ धातुएं बनाते हैं, जैसे आकार होती हैं, तो वहाँ हम इसका मान भी लगाते हैं। वहाँ हमारा मुख आगम हो जाता है। जब मुख का आगम होता है, मुख का आगम होगा, तब हम इस आन को मान बनाएंगे। मान। सानच प्रत्यय में आपने देखा होगा आन और मान लगे हुए शब्द ही बनते हैं, और ये धातुओं से नहीं, ये धातु से किस में लगते हैं? आत्मनेपदी धातुओं से। कौन सी धातु से लगते हैं? आत्मनेपदी, परस्मैपदी से नहीं लगते। ये कौन सी धातु से लगेंगे? आत्मनेपदी। परस्मैपदी से तो हमारा क्षत्री लगा, और सानच किससे लगा? आत्मनेपदी धातु से। तो सानच का शेष क्या बचा? आन। कहीं कहीं हम इसे मान लिखेंगे। धातु कौन सी किस प्रकार की धातुओं में लगता है? आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। जैसे हम इसके रूप बनाएंगे अब। लब। लब क्या है? हमारी आत्मनेपदी धातु है। लब हमारी आत्मनेपदी धातु है, और जब हम लब धातु का आत्मनेपदी धातु लब से सानच को जोड़ेंगे, सानच प्रत्यय जोड़ेंगे, तो यहाँ आपको ल में आ देना नजर आ रहा होगा, यानी दिखाई दे रहा होगा। जब हम इसे तोड़कर लिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए ल हलंत यहाँ आ है, यहाँ भ तो हमारा हलंत है। जब जिस धातु में हमें आ दिखाई देता है, तब हम सानच का सानच प्रत्यय में मुख का आगम करते हैं। जब हम मुख का आगम करते हैं तो आन के स्थान पर हम मान जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मान जोड़ेंगे। किसके स्थान पर? आन के स्थान पर। जैसे मुख आगम। मुख का जब हमने आगम कर लिया, ये लाइन समझिए। लब धातु हमारी ऐसी धातु है कि उसमें आकार है। आकार है, तो अगर हम इसमें सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो सानच जोड़ने से पहले हम मुख का आगम करेंगे, तो हमारा इसका सही क्रम होगा लब प्लस मुख प्लस शानच। अब रूप क्या बनेगा? लभ मान। लभ मान। हाँ, ठीक है, रूप क्या बना हमारा? लभ मान। हाँ,
अब इसके भी किस किस में चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे। तीनों लिंगों में चलेंगे तो स्त्रीलिंग का क्या बनेगा, चलिए मैं इधर करके लिखती हूँ। लब धातु लगाकर सानच प्रत्यय का जब हम रूप बनाएंगे तो लब मा नह तो बना हमारा पुल्लिंग में, और लब माना बना हमारा स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में बनेगा लभमानम। तो ऐसे जब हम सानच प्रत्यय लगाएंगे तो ये हमारा रूप बनेंगे। लभमानः पुल्लिंग रूप बनेगा, लभमाना स्त्रीलिंग रूप बनेगा, और लभमानम हमारा नपुंसक लिंग रूप बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सानच में हुआ। इसका भी जो अर्थ होगा ये भी वर्तमानकालिक निरंतरता को बताएगा, क्योंकि क्षत्रिय और सानच दोनों की ही क्या कौन सी संज्ञा हुई है, सत्संज्ञा हुई है। सत्संज्ञा अगर क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा तब भी जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ। लबमान लब धातु के अनुसार सानच में भी निरंतरता वर्तमानकालिक निरंतरता को ही बताया जाएगा। ठीक है, तो एक दो धातु रूप और बनाकर देख लेते हैं, आपको आराम से समझ आ जाएगा। जैसे एक धातु ले लेते हैं हम शी, अर्थ है सोना, सी प्लस शानच। तो इसके भी तीनों रूप बनेंगे। जैसे पुल्लिंग रूप बनाते हैं पहले, श या नह, शयानः सोता हुआ। स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे शयाना सोती हुई। नपुंसक लिंग रूप बनाएंगे शयानम। देखिए तीनों रूप तैयार हो गए हमारे। शयानः, शयाना, शयानम, ये हमारा हो गया पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये हमारा नपुंसक लिंग। अगला देख लेते हैं। अगली धातु लगाएंगे हम वृत्त। ठीक है, अगली धातु लगाएंगे हम वृत्त। वृत्त धातु के रूप सानच प्रत्यय लगाकर कैसे बनेंगे, वृत्त पुल्लिंग में बनेगा वर्तमान, वर्तमानः। क्या बना, वर्तमानः। ये अच्छे रूप हैं, बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलते हैं, ये पूछे भी जाते हैं, और इसके रूप अक्सर लोग उल्टे ही बनाते हैं। वर्तमानः ये स्त्रीलिंग रूप हो गया, और ये नपुंसक लिंग वर्तमानम। वर्तमानम। जितनी भी हमारी आत्मनेपदी धातुएं हैं, आत्मनेपदी जितनी भी धातुएं हैं, वो सब हमारी सानच प्रत्यय लगाकर उनके रूप बनेंगे। जैसे हमारा वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम तीनों लिंगों में बना व्रत धातु की। ऐसे ही इद धातु है, ऐसे ही लब, ऐसे ही मृ धातु है, म्रियमाणः, म्रियमाण धातु, शी धातु, ये
आत्मनेपदी धातु हैं और कुछ धातुएं हमारी उभयपदी होती हैं, जो आत्मनेपदी भी होती हैं और परस्मैपदी भी होती हैं, जिनके रूप शर्तरी लगाकर भी बनेंगे और सानच लगाकर भी बनेंगे। तो पहला सूत्र तौ सत, संज्ञा क्या करता है? सत्संज्ञा। सत्संज्ञा किन किन प्रत्ययों की होती है? शर्तरी और सानच की। ये दोनों प्रत्यय लगते कब हैं? वर्तमान काल में, जब किसी कार्य की निरंतरता को बताया जाता है। ठीक है, सानच का आन शेष बचता है और मान शेष बचता है। ठीक, कहीं आन हो जाता है और कहीं मान हो जाता है। ठीक, शर्तरी का क्या शेष बचता है? अत शेष बचता है। शर्तरी के भी तीनों लिंगों में रूप बनेंगे और सानच के भी तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। शर्तरी परस्मैपदी, केवल और केवल परस्मैपदी से शर्तरी लगता है, केवल और केवल सानच आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। ठीक है, ये आपका सूत्र कंप्लीट हो चुका है। तौ सत, तौ द्विवचन है, तौ द्विवचन है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो प्रत्यय होंगे, जो भी होंगे दो प्रत्यय होंगे। तो तौ यानी द्विवचन, सत सत संज्ञा शर्तरी और सानच की ही होती है। जैसे निष्ठा संज्ञा हुई हमारी तौ निष्ठा, उसमें भी दो ही प्रत्यय थे, एक कत और कतवतु। ठीक है, तो ये हमारा रूप। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। चलिए अगला सूत्र है हमारा अचो अंत्यादि टी, जो करता है टी संज्ञा। ये हमारा बहुत अच्छा सूत्र है, पूछा भी जाता है। इसके तो उदाहरण देकर भी पूछा जाता है कि टी, इस शब्द में से टी संज्ञक शब्द बताइए कौन सा है, टी संज्ञक वर्ण कौन सा है या शब्द कौन सा है। जैसे अब इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ कर लिखते हैं अच। सूत्र कैसा है हमारा? टी संज्ञा। टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अचो अंत्यादि टी। टी संज्ञा या टी संज्ञक सूत्र कौन सा है? टी संज्ञक सूत्र हमारा पूरे व्याकरण में एक ही है, अचो अंत्यादि टी संज्ञा। ठीक है, अच, अच माने होते हैं बेटा स्वर। अचह, अचह, अंत्यादि, अंत्यादि और टी, तीन पद हो गए इसमें। हाँ, इसमें हमारी विभक्ति हो गई है षष्ठी। ठीक है, और इसमें है प्रथमा और इसमें भी प्रथमा। ठीक, इसमें भी षष्ठी विभक्ति, इसमें प्रथमा और टी में भी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, चलिए पद। अब इसमें पद आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन पद हैं। कितने पद हैं? तीन पद हैं। अच का मतलब हुआ हमारा स्वर। अब अंत्यादि स्वर, जो हमारे किसी भी शब्द के लास्ट में, अंतिम में स्वर कहाँ आते हैं? वर्णों व्यंजनों के मध्य में आते हैं। मतलब हमारे जो व्यंजन वर्ण बोले जाएंगे वो किसी ना किसी स्वर की सहायता से लेकर ही बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे अंतिम, अंत्यादि का मतलब हो गया अंतिम, अंतिम। ठीक है, अब हम एक वर्ण शब्द लिखते हैं। मैंने आपको शब्दों को तोड़ना भी सिखाया था। जैसे हमने लिखा मनस, एक शब्द है मनस और मनस के रूप चलते हैं। ठीक है, मनस जो हमारा शब्द है, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो कैसे? म। ठीक है, माँ में क्या है? अ। न, न में क्या है? आ। और स कैसा है हमारा?
हलंत है तो इसमें तो कोई स्वर है ही नहीं, क्योंकि ये तो हलंत है। स हमारा हलंत है। अब हमने हमारा सूत्र में क्या कहा गया है, अंतिम अच, अंतिम अच लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में स्वर होना चाहिए, अच होना चाहिए। किस में, लास्ट में। किसी भी शब्द के लास्ट में अंतिम वर्ण अच होगा तो उसकी क्या होगी, टी संज्ञा। किसकी टी संज्ञा होगी, अंतिम अच की टी संज्ञा। मनस में अंतिम अच, ये तो व्यंजन सबसे लास्ट में व्यंजन है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है टी संज्ञा करने के लिए, अच ढूंढना है। तो अच क्या है हमारा, अ। अच क्या है हमारा, अ। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, अंतिम अच के बाद जो व्यंजन होगा उसकी भी हम टी संज्ञा करेंगे। यानी अंतिम अच तो ये है, लेकिन अंतिम अच के बाद व्यंजन भी है। अंतिम अच के बाद व्यंजन भी दिया है। कुछ शब्द में व्यंजन नहीं भी होता, तो लास्ट हमारा जैसे अभी बताती हूँ, इसे देख लेते हैं। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि टी संज्ञा किसकी हुई है, टी संज्ञक कौन है, तो टी संज्ञक है हमारा अस। ठीक है, अस। अब आपसे पूछा जाए कि जो मनस है, जो मनस शब्द दिया है उसमें टी संज्ञक वर्ण कौन से हैं। ठीक है, टी संज्ञक वर्ण, जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन बना, मनस में टी संज्ञक है। नंबर 1 में लिख देते हैं आ है। नंबर 2 में लिख देते हैं न। ठीक, और नंबर 3 में लिख देते हैं अस, और नंबर 4 में लिख देते हैं मन। ठीक है, अब इसे मन नस लिखेंगे। ठीक है, अब अंतिम मैंने आपको अभी तोड़ के दिखाया, तो अब आप अपने आंसर को मन में कैसे कीजिए, अपना आंसर मन में सोच लीजिए। क्या मनस में ए है, अंतिम अच तो कहा है, तो अंतिम अच तो ए हो सकता है। क्या न होगा, अगर आपने थोड़ा सा सूत्र पढ़ा है तो अंतिम में तो न है नहीं, तो आप इसको कट कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। अस है, अस आप कैसे छाट पाएंगे, अस जो आंसर आप छाटेंगे वो जो मैंने इससे पहले विधि बताई है आपको कि तोड़कर लिखिए किसी भी शब्द को, कैसा भी शब्द हो। कभी भी रटे हुए शब्द नहीं आते जो हमें पुस्तकों में दिए होते हैं, जो हमारे पुस्तकों में एग्जाम्पल हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही दे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल तो एग्जामिनर नहीं दे सकता, वो तो अलग से रखेगा। तो दुनिया का कोई भी शब्द हो, जब हम इस विधि से लिखेंगे ना कोई भी शब्द, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा आंसर एकदम सटीक निकल कर आएगा, कभी गलत होने का चांस होगा ही नहीं। कभी नहीं होगा, क्योंकि जब हमने ये तोड़कर लिखा और हमें पता है कि केवल और केवल अंतिम अच
और अंतिम अच के बाद यदि कोई भी व्यंजन आता है, यदि कोई भी व्यंजन आता है तो वो हमारा क्या होगा? टी संज्ञक। क्यों? क्योंकि बाद में से हलंत है, तो वो है तो व्यंजन लेकिन अंतिम अच के बाद है, तो वो भी हमारा क्या होगा? टी संज्ञक। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा अस। ठीक है, ये ठीक। नस तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग लगा सकते हैं अगर उन्हें इस सूत्र को तोड़कर नहीं पढ़ा। अच अंत्यादि टी क्या कहता है? अंतिम अच। अच माने अंतिम स्वर जो होगा उसकी टी संज्ञा होगी। नस हमारा बाद में तो आ रहा है लेकिन वो अच नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं है और आ तो है ही नहीं, क्योंकि बाद में स तो हमने छोड़ ही दिया, इसलिए खाली ए भी नहीं होगा, हमारा होगा अस। क्या है इसमें टी संज्ञक? अस। अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं दधी। दधी है। दधी में अगर हम देखें टी संज्ञक क्या है तो द में से हमने अ निकाला प्लस धा और प्लस ई, तो यहाँ हमारा टी संज्ञक अच ई है। ठीक है, तो टी संज्ञक कौन हो गया हमारा? ई। टी संज्ञक जो वर्ण है हमारा दधी में ई है, तो अंतिम अच केवल और केवल यहाँ अच ही है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो हमारा ई केवल और केवल हमारा दधी में ई टी संज्ञक है। तो ये वाला सूत्र भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला सूत्र। चलिए अगला सूत्र है हमारा उपधा करने वाला सूत्र। टी संज्ञक हमने सूत्र पढ़ लिया, अचो अंत्यादि टी संज्ञा, और अब पढ़ेंगे हम उपधा करने वाला सूत्र। और ये कैसा सूत्र है? उपधा संज्ञक सूत्र है। सूत्र क्या है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। सूत्र को आराम से पढ़िए, सूत्र में ही सब कुछ दिया है। सूत्र को ही अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें अल। अब अल कैसे वर्ण हैं? अल में हल में तो आते हैं व्यंजन वर्ण और अच में आते हैं स्वर वर्ण, लेकिन अलो अंत्यात स्वर और हल यानी स्वर और व्यंजनों में, स्वर और व्यंजनों से अंतिम, स्वर व्यंजन से अंतिम पूर्व, स्वर और व्यंजन अंत्यात अंतिम पूर्व उससे पहले, अंतिम से पहले उपधा उपधा वर्ण है, वो उसका उपधा वर्ण है। जैसे देखिए अल का मतलब क्या हुआ? सूत्र को तोड़कर लिखेंगे अलह अंत्यात पूर्वः उपधा। अल में पंचमी विभक्ति, अंत्यात में पंचमी विभक्ति। अल और अंत्यात से, जब से आएगा तो से में हमारी पंचमी विभक्ति होती है। अलह अंत्यात दोनों में पंचमी है, पूर्व में प्रथमा विभक्ति है और उपधा में प्रथमा विभक्ति है। 1 2 3 4 पद हमारे हो गए बेटा 4। कितने पद लिखेंगे? 4। पद कितने हो गए हमारे? 4। अब अल क्या है? अल का जो मतलब है वो है स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, या तो स्वर हो लास्ट में या व्यंजन हो लास्ट में, उससे पहले वाला वर्ण, उससे पहले वाला अंत्यात अंतिम से
अंतिम से, पूर्व की हिंदी हो जाएगी पहले। बस इतना ही समझिए। स्वर और व्यंजन अंतिम में जो स्वर और व्यंजन है उस अंतिम से पहले वाला वर्ण, उस अंतिम से पहले वाला वर्ण, अंतिम में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो, हमें तो उससे पहले वाला वर्ण लेना है। क्या लेना है? हमें उससे पहले वाला वर्ण लेना है। चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिखा रमा। रमा में हमसे पूछा गया है कि उपधा संज्ञक वर्ण कौन सा है। इसमें बताइए उपधा क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे, र प्लस अ प्लस म और प्लस आ। अब हमें यहाँ टी संज्ञा की तरह अच नहीं ढूंढना, केवल अच नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है लास्ट से पहला। तो लास्ट तो है हमारा ये आ, लेकिन उपधा क्या होगी? लास्ट से पूर्व पहले वाला वर्ण। तो यहाँ हमारी उपधा वर्ण जो है वो है म, क्योंकि लास्ट जो अंतिम जो वर्ण है उससे पहले वाला वर्ण म होगा। तो रमा में हमारा उपधा संज्ञक वर्ण कौन सा है? उपधा क्या है? म। ठीक है, समझ आया? चलिए एक और आपको मैं बता देती हूँ। एक धातु ले लेते हैं गम। अब हम गम धातु का उपधा ढूंढेंगे। सबसे पहले यही करेंगे, सबसे सरल तरीका है और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अगर आपने ऐसे किया है तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपका समय भी कम हो जाएगा और आपको ऐसे ही आंसर निकालने आ जाएंगे। माँ हमारा हलंत ही है, तो गम में भी हमारा क्या हुआ? माँ हमारा अंतिम हो गया, तो उपधा वर्ण कौन सा हो जाएगा? ये आ। बस ये ध्यान रखना है, चाहे तो हमारा व्यंजन वर्ण हो लास्ट में, चाहे हमारा स्वर वर्ण हो लास्ट में, हमें करना क्या है? केवल लास्ट से अंतिम से पहला वर्ण ही हमें ढूंढना है। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं। रमेश। रमेश और अग्नि, इन दोनों में सोचिए मन में अपने और बताइए, इन दोनों का उपधा संज्ञक वर्ण क्या होगा। चलिए हम छोटे से बच्चे बन जाते हैं और देखते हैं करके। अ प्लस माँ में एक ही मात्रा है, श और श में आ है। अंतिम से पहला वर्ण है हमारा श, जो कि उपधा है। अब इसी में आपको अगर टी संज्ञक वर्ण भी बताना हो तो क्या बताएंगे? श। उपधा तो हुआ हमारा श वर्ण। ठीक है, अगर हमें टी बताना हो, टी संज्ञक, ये तो हो गया केवल और केवल उपधा, और इस स और अ श, ये हो गया हमारा टी संज्ञक वर्ण। दोनों निकल गए। ठीक है, अब हम अग्नि में देखते हैं। अ ग प्लस न प्लस ई, तो न तो हुआ हमारा
उपधा, न क्या हुआ, उपधा, और न और ई ये दोनों क्या हुए, टी संज्ञक। ये हो गए हमारे टी संज्ञक वर्ण। ठीक है, अगर आप बिल्कुल इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे आराम से निकल आएंगे उपधा और टी, चाहे दोनों पूछे चाहे एक पूछे। ठीक है, नहीं, चलिए, हाँ हमने एक चीज भूल गए, उपधा तो हो गए, उपधा तो हमारी हमेशा अंतिम से पहले वाला वर्ण उपधा रहेगा, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, जो गलती अभी मैंने की, जैसे मैंने क्या कहा कि हमारा जो अचो अंत्यादि टी है, टी संज्ञक में तो हमें अच ही ढूंढना है। अगर अच के बाद कोई व्यंजन है तो हम उन दोनों को लेंगे, लेकिन अंतिम अच तो हमें केवल और केवल उपधा में ध्यान रखना है कि अंतिम से पहले चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो, तो वो तो हमारा उपधा संज्ञक वर्ण हो जाएगा। लेकिन जब हम टी संज्ञक वर्ण ढूंढेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा, हमें केवल अच ही ढूंढना है, हमें व्यंजन लेना ही नहीं है। हमें क्या ढूंढना है, लास्ट और लास्ट अंतिम ढूंढना है अच। अच के बाद जैसे मनस में ये अस आ, तो न का अ हमारा आ गया था, न में से जो आ बचा हमारा वो अंतिम स्वर है, सै में तो स्वर है ही नहीं, तो हमने इसे लिया था, इसीलिए हमने अस कहा। हमारा टी संज्ञा क्या हुआ, अस। लेकिन अग्नि में तो हमें अच अंतिम मिल चुका है, अग्नि में हमें अंत में अच मिल गया है, कोई भी व्यंजन ई के बाद नहीं है, तो हमें किसी भी व्यंजन को लेने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ तो व्यंजन अकेला बचा था, इसलिए हमने अ और स अस कहा, अस को हमने टी संज्ञक माना। लेकिन रमेश में हमें अ अंतिम में स्वर वर्ण मिला है, तो केवल और केवल अ हमारा टी संज्ञक होगा, केवल और केवल ई हमारा अग्नि का ई टी संज्ञक होगा, क्योंकि हमें टी संज्ञक में अंतिम अच चाहिए, अंतिम स्वर चाहिए। अगर उसके बाद व्यंजन आता है तो जैसे मनस का असलिया ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हमें यही कन्फ्यूज़न दूर करनी है, इसीलिए मैंने आपको दोनों सूत्र एक ही वीडियो में पढ़ाने की कोशिश की है। आप इसे 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखना, आपको इन वाले दोनों सूत्रों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि उपधा अंतिम उपधा लेनी है, अंतिम उपधा से जो पहले पूर्व वाला वर्ण है, पूर्व वाला वर्ण, ठीक है, अंतिम से पूर्व उपधा कहलाएगा। ठीक है, तो टी में अंतिम केवल और केवल अच होना चाहिए, उपधा में केवल अंतिम से पूर्व, चाहे वो उपधा हो चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो। ठीक है, उपधा में अंतिम से पहला वाला और टी संज्ञा में केवल और केवल अंतिम अच। अगर व्यंजन आता है तो हम लेंगे, नहीं तो हम अंतिम अच लेंगे। ठीक है, अंतिम में जो स्वर होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि रमेश में हमारा उपधा संज्ञक वर्ण कौन है, श। टी संज्ञक क्या है रमेश में, अ। ठीक है, ऐसे ही अग्नि में उपधा क्या है, ग। उपधा में तो हमें चाहे व्यंजन हो न, अग्नि में उपधा हमारी न है, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, हमें तो अंतिम से पूर्व वाला वर्ण चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे व्यंजन और चाहे स्वर। लेकिन टी में क्या चाहिए, अच चाहिए,
टी संज्ञा में जो है एक शर्त है, केवल और केवल हमें अच चाहिए, उसमें हमें व्यंजन नहीं चाहिए। हमें लास्ट का अंतिम अच चाहिए, जो हमारा अग्नि में ई है, वो हमारा टी संज्ञक वर्ण है। चलिए, ये दोनों सूत्र आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज वीडियो को इतना ही रहने दीजिए। 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, सारे सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय तु, खत्म।